हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया और उसके बाद में लास्टली थोड़े से टाइम में मैं आपको राज्य के नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपीस के बारे में इंट्रोडक्शन परिचय देके गया। अब हम एक एक करके जो संविधान में अपने को नीति निदेशक तत्व बता रखे हैं वो समझते हैं और आज मैं उम्मीद करता हूं कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों हम कवर कर लेंगे और उसके बाद में कल हम लेंगे सरकार। कल से हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट, पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट और दोनों गवर्नमेंट जैसे अपनी कवर होएगी फिर अपन आएंगे लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह इन सब चीज़ों पे। तो इस तरीके से अपन पॉलिटी को कवर करेंगे अगले जुलाई के अंदर, यानी आरएस एग्जाम होने से पहले पहले। ओके, देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब इसमें मैं कुछ बातें आपको बता चुका हूं पहले से ही, दोबारा लिख देता हूं हेडिंग के साथ में। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, ये हमारा हेडिंग है। इसमें मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 35 तक हमने बात कंप्लीट की फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल नंबर 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 तक हम ये पढ़ेंगे और संविधान के भाग 4 के अंदर ये चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के इसमें थे भाग 3 में। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ और बातें भी आपको बता के गया था जो आपको मालूम होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की, तो वो आप सुन लो जिनसे कि क्वेश्चन लग सकता है एग्जाम में। कुछ की पॉइंट्स जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सम की पॉइंट्स फॉर द एग्जाम के उद्देश्य से जो मुख्य बिंदु हैं, कुछ जो नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हैं वो मैं बता देता हूं आपको, तो वो आप जान लो। फिर अपन एक एक करके सारे नीति से तत्व पढ़ेंगे। देखते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये बात बार बार सुनना पड़ेगा, ये वर्ड संविधान संशोधन। तो आपको ये पता है कि नहीं ये संविधान संशोधन क्या होता है? एक बार मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि कई बच्चों के मन में तो ये क्वेश्चन बार बार टेंशन लाता है, व्हाट इज संविधान संशोधन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मैं एक बार ये चीज ही क्लियर कर देता हूं आपकी। देखिए, संविधान संशोधन, देखिए इस वर्ड का मतलब यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह है इसका मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए इसका मतलब कोई ये ना समझे कि हम एक साथ उठा के पूरे के पूरे संविधान को ही चेंज कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट इट्स मीन। इसका मतलब क्या है कि हम वक्त की जरूरत के हिसाब से, आपको पता है कि वक्त के साथ में कई चीजें बदल जाया करती हैं। जैसे आप ट्रेडिशंस को देख लीजिए, कल तक जो पर्दा प्रथा एक आम चीज थी, आज
उसे परिवारों के अंदर कोई भी ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं देता। मैं पढ़े लिखे परिवारों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके के परिवारों की बात नहीं कर रहा जो आज भी इस तरीके के स्टेटस से चिपके हुए हैं। मैं एक एजुकेटेड फैमिली की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर पहले पर्दा प्रथा बहुत मायने रखती थी, लेकिन आज नहीं रखती है। आज वो अपनी बहू को एकदम बेटी की तरह मानते हैं और उससे बात वगैरह करते हैं। मेरा उद्देश्य पर्दा प्रथा समझाने का नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य इधर ये समझाने का है कि टाइम के साथ में विद द एजुकेशन एंड विद द मॉडर्न जमाना उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदल लिया। ऐसे ही देश के अंदर पहले कुछ रूल्स बने हुए थे, कुछ प्रोविजंस बने हुए थे जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग सुटेबल थे, सही थे। लेकिन आज के नए माहौल में जब अपराध की प्रवृत्ति बदल चुकी है, जीवन जीने के तरीके बदल चुके हैं, लोगों के समस्याओं के तरीके बदल चुके हैं, तो शायद संविधान में कुछ सुधार करने की गुंजाइश तो होती है ना। और उस कंडीशन के अंदर संविधान में कुछ हद तक थोड़े बहुत सुधार करने पड़ते हैं, पूरे संविधान को नहीं सुधारना पड़ता। और ये चीज असंभव भी है। अगर आप एक साथ, जैसा कि कई बार कुछ नेता लोग ये मांग भी करते हैं कि ये तो पूरा संविधान ही बेकार है। कुछ नेता हैं ऐसी अराजक प्रवृत्ति के, मैं उनका नाम यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ नेता ऐसी अराजक प्रवृत्ति के हैं जिनको इस संविधान की एक एक चीज के अंदर प्रॉब्लम नजर आती है। तो मेरी बात सुनना, इस संविधान को अगर कोई पूरा बदलने की कोशिश करेगा तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि बनाया कैसे जाए दोबारा से नया संविधान। समझ रहे हैं आप? लेकिन हाँ, इस संविधान की कुछ चीजों के अंदर टाइम टू टाइम सुधार जरूर किए जा सकते हैं, और उन सुधारों को ही क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। तो संविधान संशोधन आपका क्लियर हो गया। अब हमारे मुख्य मुद्दे पर हम वापस लौटते हैं। देखिएगा, संवैधानिक संशोधन 42 न्यूज में आपको ज्यादातर नजर आएगा, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां और 44वां इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया, और इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त काफी कुछ किया 42वें और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 42वें संविधान संशोधन में ये की पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, और ध्यान रखें इन की पॉइंट से फंसता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ये जो मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ना, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन एक्ट कब आया? ये संशोधन 1976। 42वां तो आया है, 42वां तो आया है आपका 1976 में, और 44 जो आपका है वो आया है 1978 में। आपको ईयर भी ध्यान रखने हैं, वो कई बार आपका नंबर आगे का वो डाल देगा, ईयर दूसरा डाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे उधर, क्योंकि ऑप्शन जो है एग्जाम में सारे वो मिलते जुलते ही डालता है। और वो इसलिए डालता है ताकि बच्चा वहां पेपर में, क्योंकि पेपर में बच्चा वैसे ही टेंशन में जाता है कि क्या होगा, और फिर ऊपर से ऐसे ऑप्शन और डाल दे तो बच्चे का दिमाग घूम जाए, कंफ्यूजन हो जाए और सिलेक्शन कम हो जाए। यही तो चाहिए, क्योंकि सीटें होती है कम, भीड़ होती है ज्यादा, सिलेक्शन उन लोगों को चाहिए अपने आप कम। आगे की बात मैं समझाना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं। तो इन चीजों को, जैसे मान लो ये हेरफेर कर दिया, उधर से हेरफेर कर दिया, तो हर चीज को आप मेंटेन करके चलें। तो 42वां संशोधन 1976 का जो है, उसके अंदर जो आर्टिकल थे आपके नीति निर्देशक तत्व वाले 39, 43 और 48, इन तीनों के अंदर एक एक पार्ट जोड़ा गया। किस किस में? इसके अंदर इसमें संशोधन किया, ये वाला संशोधन किया, और इस संशोधन में क्या किया? आर्टिकल, अब मैं आगे बताऊंगा आपको, जब मैं वो वाले आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा 39, 43 एंड 48, तब मैं वो चीजें बताऊंगा कि भाई क्या जोड़ा गया।
लेकिन अभी आप सिर्फ ये की पॉइंट समझ लो और इसको उंगलियों पे रट लो, क्योंकि रटना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल नंबर 39, 43 एंड 48, कौन कौन सा? 39, 43 एंड 48, इन तीनों आर्टिकल्स के अंदर क्या जोड़ा गया? एक नया पार्ट ए। देखिए, इसको इंग्लिश में ए बोला जाता है, हिंदी वाला इसे ए ना बोले, वो इसे कै कबूतर वाला कै बोले। आई बात समझ में? जब आप शुरुआत करते हो हिंदी में लिखने की तो कै, खे, गे, गे ऐसे लिखते हो, लेकिन जब आप इंग्लिश में शुरू करते हो तो कैसे शुरू होता है? ए बी सी डी। तो अगर इंग्लिश में संविधान लिखा गया है तो कैसे शुरुआत हुई है? ए बी सी डी। और अगर हिंदी में लिखी गई है तो कै, खे, गे, गे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। तो ये आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 43 एंड आर्टिकल नंबर 48, 39, 43 एंड 48 में कै, कै और कै तीनों में जोड़े गए हैं। किसके अंदर? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। ये पहला मुख्य बिंदु है। दूसरे की ओर आते हैं अपन। दूसरा किससे रिलेटेड है? 42वें की बात हो गई। अब मैं आपको 44वें की बात कर रहा था, जो किसमें आया? 78 में, तो उसकी बात आ गई। अब देखिए, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट माने अधिनियम, ये कब आया? 1978 में आया, 2 साल बाद। साहब इसमें क्या हुआ बताते हैं आपको भी। इसमें क्या हुआ? अनुच्छेद जो 38 है उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। जो आर्टिकल आपका 38 है उसकी भाषा चेंज कर दी। 39, 43 ये तो हो गए, लेकिन आर्टिकल 38 जो है उसकी भाषा माने कि लैंग्वेज चेंज। भाई भाषा में कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ सुधार करने की जरूरत होगी। मैंने क्या कहा? संशोधन समय के हिसाब की मांग होती है, समय के अनुसार की जरूरत होती है, समय के अनुसार का चेंज होता है। तो बस समय के अनुसार उस परिभाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी होगी। जैसे मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक, जब मैंने पॉलिटी शुरू किया तो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था प्रस्तावना, प्रियम्बल। और उस प्रियम्बल के अंदर भी मैंने ऐसी बात बताई थी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत उसके अंदर इंदिरा गांधी सरकार ने 3 नए शब्द जोड़े। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, ये सब शब्द जोड़े, मतलब बंधुत्व से रिलेटेड। क्यों जोड़े? हर चीज का आप रीजन कनेक्ट किया कीजिए। देखिए, हर चीज, कोई भी चीज इस दुनिया में हवा में नहीं होती, हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। किसी भी चीज को ये समझ के कि मुझे रटना है, आपको नहीं रटना है। उसके पीछे एक लॉजिक ढूंढना है, उसकी लास्ट कोशिश करनी है कि मेरे को इसका आंसर मिल जाए। नहीं मिलता फिर रट लो। उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उस दौरान उनकी सरकार को आंदोलनकारियों, जेपी नारायण, जो आपके जयप्रकाश नारायण हैं, उन लोगों के आंदोलन की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जनता का विद्रोह सर के ऊपर से गुजर रहा है। इस वजह से उन्होंने अपनी थीम में कुछ सुधार करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने समाजवाद का तड़का लगाया, धर्मनिरपेक्षता को फैला के पंथ निरपेक्षता कर दिया। और इसके अलावा देश की यूनिटी को जो खतरा हो रहा था, सब लोग सरकार की खिलाफत कर रहे थे, उसको अखंडता यानी एकता के सूत्र में पिरोने की उन्होंने कोशिश की, बंधुत्व, इंटीग्रिटी में। तो ये समय की जरूरत थी, इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने 3 वर्ड परिभाषा में चेंज कर दी और प्रस्तावना की डेफिनेशन को कुछ हद तक चेंज करने की कोशिश की बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेम टू सेम इधर भी 38 को चेंज करने की, 38 की डेफिनेशन की भाषा को चेंज करने की कोई जरूरत पड़ी होगी। तो अपन समझेंगे कैसे क्या हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। 86 ऐसे ही 86वां हुआ।
86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका हुआ है, ये कब हुआ आपका? क्योंकि काफी दूर की बात हो गई। 86वां, 44वां तो बहुत पुराना हो गया, बहुत पहले हो गया होगा, लेकिन 86वां तो बहुत लेट हुआ है ना। तो ये हाल फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले हुआ है। कब हुआ है? 2002 में, 2002 में हुआ है। और जब अभी बांग्लादेश के साथ में, मैं आपको शुरू में बता गया हूं, जब सीमा समझौता हुआ है 100वां, तो वो तो अभी मोदी सरकार जब आई है, जब हुआ है 2015 के आसपास। तो 2002 में कौन सा हुआ है? 86वां। ये आपको रटना है। मैं जो आपको शुरू में एक बुक बता के गया हूं, बेयर एक्ट, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो राजस्थान जो स्टेट लेवल की एग्जाम होती है, इनमें फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको सारे फैक्ट अपडेट करने हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बात बताई है, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, कौन से अमेंडमेंट में क्या बात बताई है। ये सारी चीजें आपको उंगलियों पे रखनी है। और इनको उंगलियों पे रखने की बुक कौन सी मैंने बताई आपको? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में आपको ये सारी चीजें लाइन टू लाइन मिल जाएंगी। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में क्या हुआ साहब, उसके द्वारा देखिए, जैसा कि मैं आपको बता के गया हूं कि देश के डेवलपमेंट के लिए मानव संसाधन का विकास जरूरी है। और मानव संसाधन के विकास में एजुकेशन मेन है। और एजुकेशन किसी बुढ़े को दोगे क्या? किसी बड़ी उम्र के एक व्यक्ति को दोगे क्या? एजुकेशन देनी है तो किसको दो? बच्चे को दो। लेकिन हो ही रहा था कि लोग अपने बच्चों से क्या करवा रहे थे? बाल मजदूरी। इसीलिए सरकार के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि अब सरकार का ये जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देगी। और उसी अधिकार की बदौलत, वो जो अधिकार दिया गया ना 86 में, उसी अधिकार के बदौलत आज बच्चे निशुल्क पढ़ पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। समझ रहे हैं आप? अगर ये अधिकार नहीं दिया होता तो जैसे आज हायर एजुकेशन में महंगी पढ़ाई पड़ती है ना बच्चे को, ऐसे ही उसको छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाई क्या पड़ती? बहुत महंगी पड़ती। वो पढ़ाई नहीं कर पाता। लेकिन माँ बाप का क्या जा रहा है? जब पढ़ाई निःशुल्क हो रही है तो जा बेटा पढ़ने के लिए। और दूसरी तरफ मैं आपको मूल कर्तव्य बताऊंगा, वो किन के लिए होते हैं? नागरिकों के लिए। एक तरफ तो नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को प्रेरित किया गया कि आप लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था करें, और दूसरी तरफ मूल कर्तव्य जो कि नागरिकों के लिए होते हैं, वहां पर भी 11 जोड़ा गया। नहीं, पहले मूल कर्तव्य कितने थे? 10। 11 जोड़ा गया वही शिक्षा के लिए, कि आप लोगों को, मतलब लोगों को प्रेरित किया गया कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। यानी आपने कहावत सुनी होगी ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सरकार कितने भी स्कूल खोल ले, कितनी भी निःशुल्क शिक्षा दे दे, लेकिन माँ बाप अगर बच्चे को नहीं भेजेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? माँ बाप ये डिसाइड करके बैठ जाए कि नहीं हम तो बाल मजदूरी करवाएंगे। हर एक माँ बाप नहीं करता, लेकिन आपने, मैं कम्युनिटी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने कई कम्युनिटी देखी होगी जो बच्चे से वही तरीके के काम करवाती है जो वो खुद करती हैं। तो फिर ऐसे लोगों को अवेयर भी करना पड़ता है, प्रेरित भी करना पड़ता है। तो वो नागरिकों को प्रेरित करने वाली बात किसमें जोड़ी गई? मूल कर्तव्य में। वो मैं भी उधर बताऊंगा आपको। तो ये चीजें किसमें डाली गई? 86 2002 के अंदर शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 21A करके ऐसे डाला गया। आर्टिकल 21A क्या डाला गया? आर्टिकल 21A, ये शिक्षा का अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 45 में क्या किया गया कि 6 वर्ष से कम, आर्टिकल 45 में ये कहा गया कि 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, कम उम्र के बच्चे, उनकी देखभाल, उनका पालन पोषण, उनकी सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी किसके कंधों पर रहेगी? राज्य के कंधों पर। क्यों? क्योंकि कई बार मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। तो इस वजह से जब ये जिम्मेदारी 45 में उनके कंधों पर डाल दी,
उसी की वजह से खाद्य सुरक्षा में आप देखते हो कि आंगनबाड़ी में बच्चों को मुफ्त में खाना मिलता है, स्कूल के अंदर मिड डे मील में बच्चों को मुफ्त में खाना मिलता है। तो ये सब चीजें की गई है, इसीलिए ये सब हो पा रहा है। सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करना सीखिए, सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और आपका की पॉइंट्स है, और उसके बाद में हम एक एक करके आपके डीपीएसपी पे आते जाएंगे। लास्ट डीपीएसपी, लास्ट की पॉइंट, सॉरी, लास्ट की पॉइंट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखिए ये और भी नई बात हो गई, तो ये अभी लेटेस्ट ईयर की बात है, 2011 की बात है। इसमें क्या कर रहे हैं साहब? इसमें ये कर रहे हैं, उधर आपको आर्टिकल में पता चलेगा, आर्टिकल 43B को अंत स्थापित यानी रिप्लेस किया इन्होंने। कैसे रिप्लेस किया वो अपन समझेंगे। आर्टिकल 43B को इन्होंने क्या कर दिया? अंत स्थापित कर दिया, यानी आर्टिकल 43B के अंदर जो बातें दे रखी थी उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। कैसे करेंगे वो अपन उधर देखेंगे। उसके अंदर एक दो वर्ड होंगे जो आपस में इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सारे चीज किए जो आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको टॉपिक ही वो सारे पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ाने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अपन फालतू में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ें वो पढ़ा रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन लगने की 100% गारंटी है। बस आपका काम ये है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लें बस। देखिए जैसा कि मैं आपको मूल अधिकार में बता के गया था, मूल अधिकार शुरू तो किससे हो जाते हैं? अनुच्छेद 12 से, और 35 तक चलते हैं। लेकिन असली में मूल अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं? आर्टिकल 14 से 14 से। क्यों? क्योंकि 12 और 13 में तो एक्स्ट्रा बातें बताता है वो। जैसे 12 में तो मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा बता दी उसने, 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियां यानी मिसमैच लॉ फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बता दिए। ऐसे ही इसके अंदर भी एक दो आर्टिकल आपको ऐसे ही आपको लास्ट में आर्टिकल बेकार उधर मिले थे, बेकार तो नहीं लेकिन मेन मूल अधिकार नहीं थे उनमें। लास्ट में भी जैसे फौज से जुड़े, संसद से जुड़े 2-3 आर्टिकल मिले थे आपको, यानी उनमें मूल अधिकार की कोई बात नहीं थी। ऐसे ही इधर भी आपको नीति निदेशक तत्व नहीं मिलेंगे, शुरू के 1-2 आर्टिकल में और लास्ट के 1-2 में, बीच में मिलेंगे। शुरू का अगर मैं सबसे पहला आर्टिकल उठाऊं, आर्टिकल नंबर 36, तो 36 से शुरू हो रहे हैं ये। अब आपको ये तो पता है ना, दोबारा 1 मिनट में रिवीजन कर दूं कि ये राज्य के लिए पूरा करना जरूरी नहीं है, और इनकी प्रकृति कैसी है? आर्थिक, मतलब लोगों को पैसे के मामले में सक्षम बनाना। अब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे है, आर्थिक है। और राज्य के पास अगर कैपेबिलिटी है, क्षमता है तो पूरा कर दे, नहीं है तो रहने दे। लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले जा सकता, लेकिन पुराने वाले का इनका सबका क्या है? अपोजिट। सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हो, राज्य के लिए पूरा करना भी जरूरी है, प्रकृति आर्थिक नहीं है, राजनीतिक सामाजिक है। और ये जितनी बातें बता रहा हूं उनसे क्वेश्चन लग सकता है, इसीलिए बता रहा हूं बार बार। आगे देखिए आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में क्या है? वही राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब राज्य की परिभाषा इस बार किसके लिए है? पहले किसके लिए थी? भाग 3
पार्ट 3 के लिए। भाग 3 माने मूल अधिकारों के लिए। अब किसके लिए है? भाग 4। भाग 4 यानी कि डीपीएसपी के लिए। और डीपीएसपी के साथ साथ आप क्या जोड़ लो? मूल कर्तव्यों के लिए। क्योंकि मूल कर्तव्य भी किसमें है? भाग 4 में ही है। क्योंकि भाग 5 में तो क्या आ जाएगी? सरकार आ जाएगी, राष्ट्रपति और ये सब चीजें आ जाएंगी। तो मूल जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो फंसा सकता है किसी भी एग्जाम में, ऐसे पूछ लिया जाए मान लो कि मूल कर्तव्यों के लिए राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? सपोज करो मूल कर्तव्यों के लिए राज्य की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कंफ्यूज मत होना, क्या लिखोगे? अनुच्छेद 36। क्योंकि मूल कर्तव्य कौन से भाग को कवर कर रहे हैं? भाग 4। और भाग 4 के लिए कौन सी परिभाषा है? अनुच्छेद 36 वाली। आगे देखते हैं अपन, और उसमें वही आ जाएगा। इसके अंदर जितने भी विभाग हैं राज्य की, वो सरकार, संसद, जितने भी अधिकारी हैं, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे और उसी को क्या बोलेंगे अपन? राज्य। आगे देखते हैं 37, आर्टिकल नंबर 37, 37 क्या कहता है आपसे? 37 वही जैसे उधर मिसमैच लॉ आ रहे थे। मिसमैच लॉ यानी कि मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां हैं। कोई कानून आपने ऐसा बना दिया जो कि मूल अधिकारों के साथ में मैच नहीं हो रहा, यानी जिसका मूल अधिकारों के साथ में पड़ता नहीं खा रहा, तो उसको अपने आप, ऑब्वियस सी बात है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मूल अधिकार पहले जरूरी है ना। तो इसीलिए ऐसे इधर भी होगा कि इस भाग में दिए हुए तत्वों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तित न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना। देखिए इसमें क्या बात बताई गई है, ये जो भाग है ना, यानी कि डीपीएसपी, ये भाग न्यायालय में प्रवर्तनीय, ये आप समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि समझ ना आए तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। ये भाग न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी एनफोर्सेबल नहीं है, पहली बात। लेकिन फिर भी ये शासन का मूलभूत अंग है। समझ गए आप क्या कह रहा है ये? मैं इसके एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको, लेकिन अगर आप इस लाइन से समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लाइन ये कह रही है कि इन मामलों को आप भले ही कोर्ट में ना ले जा सको, लेकिन फिर भी ये वो आवश्यक गाइडलाइंस हैं जिन्हें राज्य अपने नीति निर्माण में सहायता के रूप में ले सकता है। These lines show that these DPSPs are not enforceable in the courts, but these are main guidelines to its policies. आई बात समझ में आपको? कैसे? जैसे आप कभी सफर पे जाते हैं, तो सफर पे जाने से पहले आपके माँ बाप आपको 10 बातें बोलते हैं, बेटा ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे मत करना। आपको वो सारी बातें एज लाइक डीपीएसपी लगती है, गाइडलाइंस, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें बोल रहे हैं वो मैं फॉलो ही करूं। सही बात है, वो बोल रहे हैं कि तू ऐसे मत करना, तू वहां पे खाना खा लेना, तू वहां पे मत बैठना। आप कोई वो सारी बातें फॉलो थोड़ी ना करने वाले हैं। आपके लिए तो बिल्कुल वो डीपीएसपी जैसे वाला हाल हो गया, जैसे सरकार उनको चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो ना करे। यानी अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो माँ बाप आपको थप्पड़ तक नहीं मारेंगे, आपको डांटेंगे तक नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट जैसे इधर फटकार तक नहीं लगाएगा ना, ऐसे कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप अपने उन माँ बाप की उन गाइडलाइंस को फॉलो करके चलेंगे ना, उन पद चिन्हों को फॉलो करके चलेंगे, तो आपकी यात्रा तरीके से निकल सकती है।
सेम टू सेम ये आपके लिए एनफोर्सेबल, ये जो सारे रूल्स हैं ये न्यायालय के लिए मतलब दंडनीय, एनफोर्सेबल यानी न्यायालय में ले जाने लायक नहीं है, लेकिन अगर राज्य इनको फॉलो करके चलता है तो ये शासन चलाने के लिए एक आवश्यक अंग है, एक मूलभूत पार्ट है, नीति बनाने का एक आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 38 क्या कहता है आपसे? तो ये तो बेसिक थे दोनों, जिनका डीपीएसपी जो असली डीपीएसपी उससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक्चुअली आपके जो डीपीएसपी है शुरू होंगे 38 से। ओके, देखिए 38 क्या कहता है। और क्योंकि 38 जो अपन ने देखा पहले, 38 में क्या, 38 में नहीं जोड़ा, सॉरी, 38 की तो क्या चेंज की थी, लैंग्वेज। 38 में वन क्या कहता है, 38 का भी ए वन क्या कहता है आपसे? देखिए ये जो कहना चाहता है, पहले इसको मैं समझा दूं, फिर लिखने में तो 2 मिनट लगेंगे अपन को। राज्य क्यों बनाया गया? ये जो राज्य अपन बार बार पढ़ रहे हैं, ये राज्य क्यों बनाया गया? ये राज्य इसलिए बनाया गया ताकि लोगों का लोकतंत्र के माध्यम से कल्याण हो सके। इट्स मीन दैट द वेलफेयर कैन बी पॉसिबल बाय द वे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के माध्यम से लोगों का भला हो सके। और लोगों का भला कब होगा? जब राज्य जो है, जब स्टेट जो है लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर के काम करेगा, पब्लिक वेलफेयर की योजना बनाए। तो इसमें यही बात की गई है कि राज्य नित नए ऐसे काम करे कॉन्टिन्यूअसली, राज्य लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर की अभिवृद्धि करेगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, यानी स्टेट शुड, अब कोई जबरदस्ती नहीं है क्योंकि प्रकृति जबरदस्ती वाली नहीं है इनकी। स्टेट शुड इंक्रीज द पब्लिक वेलफेयर, कि राज्य क्योंकि लोगों की भलाई करने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए स्टेट को जो राज्य उसको लोगों का कल्याण करना चाहिए। अब कल्याण के लिए उसको क्या करना चाहिए? 3 तरीके के एस्पेक्ट शामिल किए गए हैं। लोगों का कौन कौन सा विकास हो सकता है? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, और तीसरा पॉलिटिकल, राजनीतिक। इसमें और भी चीजें वर्तमान में जोड़ी जा सकती है। देखो उस वक्त तो सोचने वालों के पास में 3 ही परिप्रेक्ष्य थे, 3 ही एस्पेक्ट थे, वो या तो आर्थिक या राजनीतिक या फिर सामाजिक। आज इसमें आप साइंटिफिक भी जोड़ सकते हो कि एक इंसान को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ाओ ना, तकनीकी दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजों का समावेश भी इसमें किया जा सकता है, लेकिन ये एक अलग बात हो गई। फिलहाल इसमें लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो, तो इस तरीके के लोक कल्याण की राज्य क्या करेगा? अभिवृद्धि। ये बात किसके अंदर की गई है? आर्टिकल 38 का 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 38 हो गया अपना। अब इसी 38 का दूसरा देखते हैं। देखिए इस 38 के अंदर 2 बता रखे हैं, तो 38 का 1 देख लिया। अब क्या देखेंगे? 38 का 2। आर्टिकल 38 का 2 सेकंड। 38 का 2 क्या कहता है?
देखिए पहले में अपन ने देख लिया कि राज्य लोगों के भले के, राज्य जो है लोगों का भला बढ़ाने की कोशिश करेगा, कल्याण को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अब चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। दूसरे के अंदर टारगेट किया गया है इनइक्वलिटी को, असमानता को। किसको टारगेट किया गया है? असमानता को। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आपने भी कई आर्टिकल्स के अंदर, कई लेखों के अंदर भारत के अंदर व्याप्त असमानता के बारे में पढ़ा होगा, और उसी असमानता को टारगेट कर रहा है आपका आर्टिकल नंबर 38 का 2। वो क्या कह रहा है कि भारत के अंदर इनकम, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ऐसे कई क्षेत्रों में लोगों के बीच में असमानता पाई जाती है। और मैं तो कई बार बोलता हूं कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट क्या है कि इनकम की इनइक्वलिटी, आय की असमानता। अगर अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है तो आय की क्या बढ़ती जा रही है? दिनों दिन असमानता। अब ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, आखिर इस कंडीशन को कौन रोकेगा और किस स्टेप पे रोकेगा? जाके कोई तो रोकेगा ना। तो संविधान इस चीज की जिम्मेदारी किसको दे रहा है? राज्य को। कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो ये इनकम की, ये फैसिलिटी की, ये अपॉर्चुनिटी की, आय, सुविधा, अवसर, इन सब चीजों की जो ये असमानता पाई जा रही है, इसको समाप्त करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य। लिख देता हूं, आय, सुविधाएं, इनकम, फैसिलिटीज एवं अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, राज्य। ओके, तो आपका ये आर्टिकल उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। तो 31 के दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए और दोनों आर्टिकल का सार, समरी निकल के आया लोगों का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाहे अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले में राज्य क्या बोल रहा है कि पहले में आर्टिकल क्या बोल रहा है कि राज्य लोगों का भला बढ़ाए, भला बढ़ाएगा तो लोगों का आर्थिक विकास भी होगा, यानी उधर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया। और दूसरा, उनको उनकी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी दूर करे तो इधर भी उनके आर्थिक विकास की बात हो रही है। यानी मैं समझता हूं आप अब तक के ये 2-3 आर्टिकल देख के समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इसको आर्थिक कहा था। मैंने आपसे क्या कहा था कि मूल अधिकारों की प्रकृति, नेचर कैसी थी? सोशल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक। बल्कि दूसरी ओर डीपीएसपीज की प्रकृति आपको कैसी देखने को मिलेगी? आर्थिक। हालांकि इसमें और चीजें भी आएंगी, लेकिन ज्यादातर इसकी प्रकृति आपको कैसी देखने को मिलेगी? इकोनॉमिकल, लोगों का आर्थिक विकास, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इसमें। भले ही आप इसके 2-3 आर्टिकल को देख लो, आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट, क्योंकि देखिए 38 अब खत्म हो चुका है, अब किस पे आ गए अपन? नेक्स्ट वाले पे 39। 39 क्या कह रहा है? और उसमें अपन ने ऐड किया था आर्टिकल 39 39वां, और उसमें क्या ऐड किया गया? ए।
ए ऐड किया था ना उसमें अनुच्छेद, उसमें संविधान संशोधन नंबर 42 से अपन ने ए ऐड किया था। ये कह रहा है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां, जैसे मान लो समाज और एक अर्थव्यवस्था, इनसे जुड़े हुए, देखिए इसके ए में क्या क्या जोड़ा गया। स्त्री पुरुष समान वेतन, ये मेन इशू है। मैं क्लियर कर देता हूं इस मामले को। स्त्री पुरुष का जो समान वेतन है ना, पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त जो साधन है, स्त्री और पुरुषों को आजीविका के होता क्या है कि जैसा मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हमारी सोसाइटी मेन डोमिनेटिंग है, पैट्रियोटिक है, पितृसत्तात्मक है। और सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, कहीं ना कहीं सरकारों का रवैया भी ऐसा ही हो चुका है। सरकारें भी अपनी योजनाएं ऐसी बनाती है जिसके अंदर पुरुष को ज़्यादा मौका मिलता है, महिला को नहीं मिलता। और तो क्या एग्जाम्पल दूं, आप तो लोग फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो। फिल्म इंडस्ट्री इतनी मॉडर्न इंडस्ट्री है, लेकिन वहां पर भी हीरो को पेमेंट ज्यादा मिलता है और हीरोइन को कम मिलता है। जब इतनी मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर ये भेदभाव हो सकता है, तो छोटी मोटी जगह पर तो हो ही सकता है, सरकारें भी कर सकती है। तो सरकार को ये गाइडलाइन दी गई है कि सरकार दोनों लोगों के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन लोगों को पैसा कमाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए। सरकार क्या करती है, जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर चला आ रहा है प्राचीन काल से, पुरुषों को, क्योंकि वो समझती है कि पुरुष ही बाहर निकल के कमाएगा, तो उसके लिए तो पर्याप्त मौके उपलब्ध करवा देती है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई मौके उपलब्ध नहीं करवाती, तो उसको साधन उपलब्ध करवाए। ये बात इसके अंदर कही गई है। इसके अलावा समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण, ये बात कही गई है ख में। समाज, इसका ख यानी बी, समाज के भौतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व व उनका समान वितरण। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल के साथ समझोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब इसका यही है, देखिए मैं किसी को टारगेट तो कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी टारगेट कर रहा हूं। आपने कहानी सुनी होगी ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं के अंदर क्या था? संसाधन है कुआं। कुआं क्या है? एक संसाधन है, और उस कुआं से कोई भी व्यक्ति आकर पानी प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुआं के ऊपर किसी एक्स आइडेंटिटी का क्या बता दिया गया है? स्वामित्व, कि ये इसी का कुआं है, इससे यही पानी भर सकता है। और वाई के लिए निष्कासन बोल दिया गया कि वाई लोग इस पे नहीं आ सकते हैं, ये लोग इस कुएं पे नहीं आ सकते हैं, और एक्स लोग ही पानी भर सकते हैं। संसाधन क्या हो गया? कुआं। और ये नेचुरल चीज, इस पे सबका अधिकार है, इसे जो पानी मिल रहा है। पहले ये हो सकता था क्योंकि पहले लोकतंत्र नहीं था, लेकिन संविधान बनने के बाद में इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, और ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी है। और इसी वजह से ये प्रावधान किया गया है कि चाहे कुआं हो, चाहे जमीन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, वहां सब लोग आ जा सकते हैं। सभी संसाधनों पर सबका समान स्वामित्व यानी कि इक्वल राइट है, इक्वल ओनरशिप है। और अगर उनसे कुछ मिलता है,
कुछ प्राप्त होता है, जैसे मान लो यहां से पानी मिल रहा है तो सबको बराबर मिलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और नहीं देना है तो किसी को मत दो और देना है तो सबको मिलेगा। आई आपको बात समझ में? तो ये वाली बात किसमें की गई है? ख में। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं इसके बाद में ग, जो इसका तीसरा है वही इसका ग यानी सी, संसाधनों के अहितकारी, संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। ये चीज क्या है? देखिए होता क्या है कि संसाधनों पर उन लोगों का कब्जा हो जाता है जो लोग शासन में बैठे रहते हैं, सत्ता में बैठे रहते हैं। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि जो लोग सरकार चलाएंगे तो संसाधनों की चाबी उन्हीं के हाथों में रहेगी। और सपोज करो सत्ता में बैठे लोग अगर भाई भतीजा बात करने लग जाएं, चाचा भतीजा ये सारी चीजें करने लग जाएं, यानी अपने ही लोगों को बढ़ावा देने लग जाएं, तो सोचिए आम आदमी का उन अपने लोगों में से अपने लिए मौका ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। सोच रहे हैं ना आप? तो ये वाली बात का ये निषेध कर रहा है, क्योंकि जब ऐसे लोग सत्ता में ऊपर आके बैठ जाएं तो वो संसाधनों को, वो आपने कहावत सुनी होगी, इधर मैं वो कहावत बोल देता हूं, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? अंधा बाटे रेवड़ी फिर खुद को ही दे। यानी जो बेवकूफ इंसान है वो अपने ही अपने लोगों का क्या कर रहा है? फायदा कर रहा है। हालांकि वो बेवकूफ नहीं है, वो अपने हिसाब से बहुत समझदार है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तो वो बेवकूफ हो गया ना। यानी वो अपने अपने लोगों का क्या कर रहा है? फायदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा फायदा करने वाला संसाधनों का कब्जा करके सत्ता में बैठा हुआ है तो ऐसे अहितकारी केंद्रीकरण का संविधान क्या करता है? निषेध करता है, प्रोहिबिशन करता है। ऐसा केंद्रीकरण अहितकारी है लोगों के लिए, क्योंकि उसके अंदर सभी लोगों का बराबर फायदा नहीं हो पा रहा। और बात फिर से वहीं पर आकर कनेक्ट हो जाती है कि संसाधनों पर सभी लोगों का समान वितरण और स्वामित्व नहीं हो पा रहा। आगे आपको बात समझ में? नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। इसका घ वही वेतन वाली बात। इधर तो क्या था कि राज्य सबको आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, समान वेतन नहीं था, इधर सिर्फ आजीविका का पर्याप्त साधन था। अब जो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं घ में क्या है? महिला और पुरुष के लिए समान कार्य समान वेतन। जो मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल देके गया हूं, समान कार्य समान वेतन किसके लिए? महिला और पुरुष। कि अगर आप महिला और पुरुष से दोनों से 8-8 घंटे काम करवा रहे हो अपनी कंपनी में, तो क्यों नहीं दोनों को बराबर पेमेंट दे रहे हो? दोनों बराबर ही तो काम कर रहे हैं, उसमें महिला और पुरुष क्या देखते हो? तो इस चीज को सुधारने की कोशिश करेगा राज्य। इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क, ये चीज किधर से निकल के आई? आर्टिकल नंबर 39। नेक्स्ट इसके बाद में अपन आते हैं आगे। पुरुष व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में कार्य शक्ति की दृष्टि से, हाँ आगे बताते हैं इसको मिटा के। तो हम घ तक देख चुके हैं, यानी कि डी तक देख चुके हैं। अब हम आते हैं ड़, जिसको हिंदी में ड़ बोला जाता है और इंग्लिश में बोलोगे आप ई। ई क्या बोल रहा है? देखिए हमारे संविधान ने शुरू से ही महिला और बच्चों का विशेष ध्यान रखा है।
महिला और बच्चों का क्या रखा है, बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखा है। तो उसने बोला कि महिला एवं जो बच्चे हैं वो यदि दुर्गम परिस्थिति में काम पर जाते हैं तो उसका निषेध किया है संविधान ने डीपीएसपीज में, ताकि उन लोगों की जान बच सके। दुर्गम परिस्थिति मतलब मान लो जहाँ पर खतरा है, जैसे मान लो वहाँ पर पॉल्यूशन है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या फिर मान लो वहाँ पर कोई और चीज़ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो सारी समस्याएं उधर हो सकती है। इसके अलावा एक समस्या ये भी हो सकती है कि उनमें से वो दृष्टि बाधित, यानी मान लो महिला और बच्चे अंधे हैं, इसके अलावा उनमें से वो दिव्यांग भी हो सकते हैं। तो ये सारी जो परिस्थिति से युक्त लोग हैं, महिला और बच्चे, तो उनका दुर्गम परिस्थिति में रोजगार बचाने की कोशिश की है कि इनको विकट परिस्थिति में बेकार कंडीशन में रोजगार के लिए मत भेजो, इनकी फेवरेबल जो कंडीशन है, इनकी अनुकूल परिस्थिति में इनको जॉब दी जाए। तो ये वाली बात हो गई। एंड लास्ट च मतलब इधर क्या हो गया, ई, च मतलब एफ। एफ क्या है, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना। वही बच्चों से जुड़ी बात हो गई जो अपन ने आर्टिकल 24 में पढ़ा कि बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि उनसे बाल मजदूरी करवानी चाहिए। च क्या कहता है, च एफ, बच्चों का गरिमा, गरिमा यानी विद द रेस्पेक्ट, बच्चों का गरिमा के साथ विकास हो, ना कि शोषण। आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये चीजें क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल कौन सा क्लियर हो गया, कंप्लीटली 39। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन से आर्टिकल पे आते हैं हम, 39 का कै, क्योंकि हमने देखा उधर संशोधन नंबर 42 में, तो 42 में हमने क्या देखा कि 39 में क्या जोड़ा गया, ए। तो वो ए क्या जोड़ा गया हम ये देख लेते हैं। क्योंकि ये तो आपने क्या देखा, अभी दूसरी चीजें देखी। 39 का क्या में ही जोड़ी गई है ये बात। तो 39 का क्या ये रिलेटेड किया है इन लोगों ने, जो इन्होंने 42 के अंदर जोड़ा है, गरीब लोगों से। गरीब लोगों को जो न्याय मिलता है ना, गरीब लोगों को न्याय मिल सके, उससे इन्होंने रिलेटेड किया है इस चीज को। कैसे रिलेटेड किया है, क्या कहते हैं ये कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निशुल्क विधिक सहायता, जो मैं आपको बता के गया हूं, PIL, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, फ्री पब्लिक एड। देखिए कई बार जब गरीबों का शोषण होता है, लोग उनके साथ में गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, तो उनके पास अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लायक भी क्षमता नहीं होती है, ना पैसे होते हैं, ना कानूनी सोच समझ होती है। तो संविधान ने राज्य के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली है
39 के ए के अंदर क्या के अंदर कि वो गरीबों के न्याय की क्या करे, व्यवस्था करे और उनको फ्री पब्लिक एड यानी निशुल्क विधिक कानूनी सहायता की व्यवस्था करे। कोई वकील प्रोवाइड करवाए, कोई कानून का ज्ञाता जो कि उनको कानून की थोड़ी बहुत जानकारी दे सके, ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करवाए। ये नई बात जोड़ी गई है। और ये क्यों जरूरी हो गई? देखिए आजकल के चालाक जमाने में, आजकल का जो स्मार्ट जमाना है, उसमें सीधे साधे लोग, जो गरीब लोग हैं, उनका हद से ज्यादा क्या हो रहा था, शोषण। बेचारों को कानून की कोई समझ नहीं। तो ऐसे लोगों को शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये चीज करनी बहुत जरूरी थी, इसलिए ये काम किया गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम अगले पे। इस तरीके से हमारे 38 39 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम 40 नेक्स्ट। और ये किसकी बात आ गई, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था, गांधी जी की बात। अब आ गई किन की बात, गांधी जी की जो हार्दिक इच्छा थी, तो गांधी जी को खुश करने के लिए जो बात डाली गई वो अब इधर आ गई। देखते हैं कि देखो हमने इसको किस में डाल दिया, नीति निर्देशक तत्वों में। आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का ऑर्गेनाइजेशन करेगा, यानी ग्राम पंचायतों को बनाएगा, उनको शक्तियां देगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन करेगा एवं उनके कार्य करने की शक्तियां प्रदान कराएगा। यानी कि स्टेट शुड एस्टैब्लिश द ग्राम पंचायत एट द ईच लेवल एंड शुड ऑल्सो गिव द पावर्स टू ऑपरेट देयर फंक्शंस। आए आपको बात समझ में? तो ये किसके अंदर कही गई है? 40 के अंदर। क्यों कही गई? क्योंकि गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी, हार्टली डिजायर था, इसलिए गांधी जी को खुश करने के लिए। उन लोगों की कोई विशेष इच्छा नहीं थी, उन लोगों की तो इच्छा बहुत ही लेट होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। कब होती है? 1991 तक। आगे देखिए 41, आर्टिकल नंबर 41, अनुच्छेद 41 क्या कहता है आपसे? अनुच्छेद 41 की अगर हम बात करें तो कुछ दशाओं में, स्पेशली ओल्डरनेस, बुढ़ापा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बीमारी, इसके अलावा दिव्यांगता, ये सारी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन नहीं ले पा रहा, तो सरकार उसकी क्या करेगी? मदद करेगी। किस किस कंडीशन में? मान लो बुढ़ापा, दिव्यांगता, बीमारी, एटसेट्रा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
उनमें लोक सहायता, यानी सरकार क्या करेगी, मदद करेगी। ये बात किसमें कही गई है, 41 में। ये क्लियर। अब देखिए ये सारी चीजें हो, ये चाहता है संविधान, लेकिन सरकार के पास इतनी क्षमता है कि नहीं, वो सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार के पास इतना बजट है क्या, पैसा है क्या, वो कर सकती है क्या, वो सरकार पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, सरकार ने बुढ़ापा के लिए इस योजना बना रखी है, वय वृद्ध योजना, वय वंदना, वय मतलब दीनदयाल जो योजना बना रखी है वृद्ध लोगों के लिए। तो ये क्या कर रही है, इसी आर्टिकल की पूर्ति कर रही है सरकार। दिव्यांगों के लिए सक्षम भारत योजना बना रखी है, बीमारियों को एड्रेस करती है सरकार। तो ये सारी चीजें क्या है, इसी आर्टिकल को पूरा करने की कोशिश है। इसके अलावा आगे देखते हैं, इसके अलावा एजुकेशन भी इसमें शामिल करिए आप, क्योंकि एजुकेशन को भी इसने स्पेशली बोला है। जैसे क्या नाम से, एजुकेशन के लिए अलग अलग जो सरकार स्कीम चलाती है, स्कूल चलो वगैरह। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 42 की बात करेंगे। काम की मानवोचित, काम की मानवोचित दशाओं का निर्माण, काम की मानवोचित दशाओं का निर्माण एवं प्रसूति सहायता, एवं प्रसूति सहायता। मतलब क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन मेकिंग फॉर द वर्क, यानी कि मनुष्य काम कर सके ऐसा काम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसे काम के माहौल का निर्माण करेगी सरकार, पहली बात। और दूसरा, प्रसूति की मदद करेगी, यानी एक प्रेग्नेंट वुमन की मदद करेगी। अब देखिए इसमें प्रेग्नेंट वुमन वाला कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मानवोचित दशा तो मैं आपको समझा ही दूंगा, ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरकार और भी बहुत सारी स्कीम चला रही है। करंट से भी ये मुद्दा क्या हो जाएगा आपका कनेक्ट। इसका इशू क्या है, जो सरकार मतलब वो रोजगार की गारंटी वगैरह दे रही है ना प्रेग्नेंट वुमेन्स को, जो स्कीम में भी आ रहा है आजकल, होता क्या है, जो मैंने आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट भी बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के बहुत सारे टाइप बताए थे इकोनॉमिक्स में। तो एक टाइप मैंने बताया था आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, एक तो कोई व्यक्ति अपना काम बदले, वो जब बेरोजगारी हो वो वाली। और दूसरा, जब महिला अपने शादी विवाह की वजह से या फिर प्रसूति होने की वजह से, प्रेग्नेंट होने की वजह से जब कुछ दिनों के लिए अपना काम छोड़ दे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, दोबारा बेचारी के लिए जॉब पाना क्या हो जाता है, मुश्किल। और खास तौर से महिला को कोई इसलिए भी जॉब पे रखना नहीं पसंद करता कि ये कुछ दिनों में क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट वगैरह, ये सारी इसकी समस्याएं हो जाएंगी, फिर हमको नया मतलब वर्कर ढूंढना पड़ेगा। मान लो एक महिला टीचर है और मान लो ऐसी समस्याओं की वजह से उसे जाना पड़ रहा है, तो संस्थान ये अपने लिए आपस समझता है कि हमको फिर से नया टीचर रखना पड़ेगा, हमको फिर से नया ये वर्कर रखना पड़ेगा, तो लेते नहीं है, लेते हैं तो कम फीस देते हैं। तो प्रसूति यानी एक महिला को बड़ी समस्या हो जाती है, और वो या तो काम पे रखते नहीं है, या फिर सैलरी वगैरह कम देते हैं, या फिर दोबारा नहीं रखते। एक बार अगर ऐसी समस्या हो गई तो दोबारा नहीं रखते उसको। तो महिला के लिए रोजगार पाना एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। और उसी समस्या को एड्रेस करने की बात कही गई है किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 42 में, कि प्रसूति की सहायता करेंगे। सहायता कैसे करेंगे, या तो उस संस्थान के साथ में तालमेल बनाओ आप, योजना बना के, कि आप जब तक ये अपने प्रसूति काल से गुजर रही है, प्रेग्नेंट पीरियड से गुजर रही है, तब तक आप क्या करें, इसे मुफ्त की सैलरी दें, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है सरकार के लिए भी और उस संस्थान के लिए भी, लेकिन दें आप, क्योंकि आपका एक मानव संसाधन है ये।
या तो ऐसा गठजोड़ करें, या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सरकार खुद अपनी तरफ से आर्थिक सहायता दे, और इसी चीज को बोला जाता है प्रसूति सहायता। मैं समझता हूं आपको ये कंसेप्ट तो हो गया क्लियर। या फिर उसके काम की गारंटी दें, उसको सहायता तो दे नहीं, और उसके बाद में उस संस्थान के साथ में मतलब हाथ मिला के या फिर उसको समझा के उसके काम की गारंटी रखें कि कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने की छुट्टी के बाद में दोबारा इसको काम मिल जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रसूति काल के दौरान महिला को 6-6 महीने का क्या मिलने लगा है, छुट्टी। और इसके अलावा महिला को ही नहीं, महिला की देखभाल करने के लिए उसके पति को भी मिलने लगी अब तो छुट्टी। ये सब किसके अंतर्गत आ गया, ये योजनाओं से कनेक्ट कर सकते हैं आप, किसके अंतर्गत आ गया, ये प्रसूति सहायता के अंतर्गत। आई आपको बात समझ में? अब मैं आता हूं मानवोचित दशा, और मैं आपको बात बता दूं, ये प्रसूति सहायता जो मैंने आपको बताई ना, ये भी मानवोचित दशा निर्माण का एक एग्जाम्पल ही था, जहां पर एक मनुष्य सुख चैन से अपना काम कर सके। प्रसूति भी एक मनुष्य ही है। और एग्जाम्पल दे देता हूं, एक मजदूर एक फैक्ट्री में जब काम करना पसंद करेगा जब वहां पर पॉल्यूशन कम हो, जब वहां मशीनों से खतरा कम हो। कई मशीनें ऐसी है बड़े डेंजर वाली, जहां पर कोई सेफ्टी नहीं है, करंट लगने का खतरा है, हाथ कटने का खतरा है, मालिक उनको सुधरवाना नहीं चाहता, वो जंग लगी पड़ी है। तो वहां पर एक कम से कम केमिकल्स का वहां पर पूरा पॉल्यूशन वाला माहौल है, गंदगी है। तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तो एक मजदूर कैसे काम करेगा बताइए आप। तो सरकार को चाहिए कि वो वहां पर एक मनुष्य के लिए काम करने की दशाओं का क्या कर सके, निर्माण कर सके। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 42 के बाद में 43, इतना मिटा देते हैं, नीचे क्या दिखता नहीं है सही ढंग से। अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल आ गया वो आ गया मजदूरों से जुड़ा हुआ, आर्टिकल नंबर 43 मजदूरों के लिए समर्पित है। ये आर्टिकल नंबर 43 मजदूर जिंदाबाद, मजदूरों के लिए है ये। मजदूरों के लिए क्यों ये समर्पित है? क्योंकि देखिए मजदूरों के साथ में क्या होता है वो समस्या भी मैं आपको बताऊंगा। लेबर एक्ट यानी मजदूर अधिनियम से रिलेटेड है ये, बच्चों की एनसीईआरटीज में किताबों में पढ़ते हैं, लेबर एक्ट उससे रिलेटेड है ये। देखिए मजदूरों के साथ में क्या समस्याएं हैं, मैं जब भी मजदूरों की बात आती है और मजदूरों के लिए जब मैं आपको वर्ल्ड वाला पोर्शन बताऊंगा तो मजदूरों के भले के लिए पूरे वर्ल्ड में भी एक संगठन बना हुआ है और उसका नाम है ILO। और ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। और ये संगठन वगैरह ये सब चाहते क्या है, ये सब ये चाहते हैं दरअसल विश्व में 2 तरीके के मजदूरों का वर्ग होता है, एक तो है संगठित और एक है असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड बड़े खुश हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनकी मैं बात भी नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी बात बता दूं, वो लोग हैं जिनकी बढ़िया सैलरी मिल रही है, वेतन भत्ते फिक्स हैं, टाइम पे छुट्टी मिल जाती है, काम के घट्टे फिक्स हैं, वो सब लोग सुखी हैं, उनकी बात अपने को नहीं करनी। अपन बात किसकी कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अपना कृषि, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीजें भी किस में आ रही है, उसमें। सबसे बड़ा दुख है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, इसके अंदर ना तो उसके काम करने के हॉवर्स घंटे फिक्स, ना वेजेज वेतन फिक्स, ना अलाउंसेस भत्ते फिक्स, यानी कि मजदूरी करवाई जाती है, ज्यादा वेतन दिया जाता है कम। यानी एक तरीके से मजदूर को क्या किया जाता है, शोषण। और एटलीस्ट उसे उसकी निर्वाह मजदूरी यानी लाइवलीहुड, 2 टाइम का खाना खाने लायक मजदूरी भी नहीं दी जाती।
इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो चलो कोई सेठ कोई मालिक दे रहे हैं, आप और हम कितना देते हैं किसी छोटे मजदूर को? शायद शर्म आ जाए हम लोगों को, लेकिन हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हम जब बाजार में निकलते हैं सफ़र करने के लिए, कोई एक रिक्शा वाला, कोई एक छोटा जो वो चलाता है, वो बेचारा दिन भर अपनी कमाई के लिए चलता है। हम 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए उससे लड़ाइयाँ करते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं ये सब लोग, और इनकी इनकम का यही आलम है। अब आप सोचिए, वो व्यक्ति जब हमको उस रिक्शा में बिठाकर इतनी दूर लेके जा रहा है, उसने कितनी मजदूरी की, लेकिन उस मजदूरी के कंपैरिजन में उसे वेतन कितना मिला? यही हालत है इनकी हर एक मजदूरी के क्षेत्र में। ये हमारे केस में नहीं, ये तो मैंने अपना एक एग्जाम्पल दिया आपको। ये हर एक उद्योग धंधे में दिन भर, न सिर्फ दिन, फुल टाइम करते हैं, तब भी इनको मजदूरी क्या मिलती है? कम। तो इसी चीज को सुधारने के लिए संविधान क्या बोलता है कि मजदूरों को जो है निर्वाह मजदूरी मिल सके। पहली बात तो कम से कम कर्मकारों यानी मजदूरों को सबसे पहले तो क्या मिले? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब कि भाई कम से कम उनकी 2 टाइम की, भाई बचत हो वो तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले कम से कम निर्वाह लाइवलीहुड, निर्वाह मतलब लाइवलीहुड, 2 टाइम का खाना चल सके, बच्चे भूखे ना मरे, फूड सिक्योरिटी हो सके आगे। इसके अलावा शिष्ट जीवन स्तर, कि भाई अगर रोटी पानी चल जाए तो उसके बाद में शिष्ट जीवन स्तर, कि अगर कोई मेहमान पावना भी आ जाए तो उसको भी परोस दे थोड़ा बहुत, तो शिष्ट जीवन स्तर भी हो ले, गुड लाइफ स्टाइल। इसके अलावा अवकाश की व्यवस्था, कभी हारी बीमारी आए गए, इनमें थोड़ी बहुत छुट्टी भी चाहिए, उसको रेस्ट वेस्ट भी चाहिए, तो अवकाश व्यवस्था, वैकेशन भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि सातों दिन आएगा तब जाके महीने के कोई तुझको 3000 मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अवकाश व्यवस्था हो इनकी। इसके अलावा ये सब चीजें तो हो गई उसकी नौकरी से जुड़ी हुई। इससे अलग हटके पॉइंट ये डाला गया, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। कुटीर उद्योग बढ़ाओ साहब। कुटीर उद्योग क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है। ये कोई बड़े उद्योग नहीं है कि साहब कोई उनके हो, उनके नाम भी नहीं लेने चाहिए, पता नहीं कौन का बुरा मान जाए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी इंडस्ट्री नहीं, उनके उद्योग नहीं, छोटे लोगों का उद्योग। जैसे कि कोई पंखा बना रहा है, कोई क्या नाम से कोई सुंदर पेंटिंग बना रहा है, कोई खजूर की वो जो उससे झाड़ू बना रहा है, ऐसी जो इंडस्ट्री बनाने वाले हैं। क्योंकि अपन तो ये चाहते हैं कि कमाई कौन करके खाए? छोटा आदमी, क्योंकि बड़े तो खा रहे हैं। कमाई करके कौन खाए? छोटा आदमी। और छोटा आदमी कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है? देखिए, कुटीर का मतलब क्या होता है? कुटिया। बड़ा आदमी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लेता है, कुटिया में फैक्ट्री कौन लगाता है? छोटा आदमी। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो, छोटी छोटी चीज बनाएगा, आपकी आर्ट एंड कल्चर भी निखरेगी, और साथ साथ जैसे खादी, खादी भी किसका एग्जाम्पल है? कुटीर उद्योग का। हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीजें, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दोगे, अपने आप छोटे लोगों की इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 43 का ए, इसी में जो चीज जोड़ी गई, जो मैंने आपको उधर भी बताई थी, 43 में क्या जोड़ा गया? ए। क्या जोड़ा गया था ना इसमें? ए। तो कै में साहब क्या जोड़ा गया? कै में ये जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। उद्योगों के प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट में भाग लेने के लिए मजदूरों यानी कर्मकारों के लिए प्रॉपर लॉ बनाना। होता क्या है कि कहाँ तो मजदूरों को ढंग से सैलरी नहीं दी जा रही, उनको मैनेजमेंट में कौन शामिल करेगा?
समझ रहे हो आप, मैनेजमेंट तो बड़े लेवल की चीज होगी। और जब मैनेजमेंट में ही शामिल नहीं करोगे तो मजदूर के भले की बात कौन करेगा? क्योंकि सारे डिसीजन तो मैनेजमेंट लेवल पे लिए जाते हैं, आप जानते हो। कोई भी कंपनी हो, उसका बड़े से बड़ा डिसीजन उसके मैनेजमेंट की मीटिंग में लिया जाता है, और जब तक उसके मैनेजमेंट की मीटिंग में कोई मजदूर शामिल नहीं होगा, मजदूरों की समस्या पहुंच ही नहीं सकती। समझ गए ना आप? वो लोग तो ऊंची ऊंची बातें करेंगे, वो मजदूरों की समस्या क्या जाने। तो मजदूरों की समस्या पहुंचने के लिए वहां खुद किसी न किसी मजदूर का पहुंचना जरूरी है। तो यही बात इसने बताई है। उद्योगों के प्रबंध में मजदूर लोग भी शामिल हो सके, ऐसा कानून बनेगा। किसमें बताई गई ये बात? 43 के कै में। और किसके अंदर बनी? 42 अमेंडमेंट 1976। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया 43 का ए। 43 का ख। 43 का ख क्या कह रहा है, देखते हैं आगे। सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव कमेटीज। देखिए ये कोऑपरेटिव कमेटीज क्या होती है, ये आपको मैं समझाऊंगा। इनका गठन होना चाहिए, इनकी फिर ऑपरेटिंग, इनका कंट्रोल, इनका मैनेजमेंट, ये सब तो बता देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये आखिर कोऑपरेटिव कमेटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज आखिर है क्या। ये कोऑपरेटिव क्या है? देखिए दो चीजें होती है, एक तो कोऑपरेटिव और एक होता है सेल्फ। एक तो खुद ही खुद अपने दम पे सब कुछ करना, और एक मिलजुल के करना। जैसे एक कहावत चलती है ना कि क्या नाम से, अगर मिल के करेंगे तो जल्दी होगा, और अगर अलग अलग करेंगे तो नहीं होगा। मतलब अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, कुछ ऐसे कहावत चलती है। तो कहने का मतलब एकता में शक्ति है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि आजकल खेतों का आकार क्या होता जा रहा है, छोटा। तो अकेले किसान के खेत में कोई ज्यादा पैदावार होती नहीं है, इतना खाद बीज सिंचाई वगैरह वो डाल देता है, कोई प्रोडक्शन होता नहीं है, खेत और बैरन हो जाता है, बेकार। तो उसको भी ये सलाह दी जाती है कि देखिए आप सब लोग क्या कीजिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग कीजिए। सब लोग पहले तो एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाओ, मिलो, डिसीजन करो कि हम सब लोग हमारे खेत को आपस में मिला लेंगे, तो जोतों का आकार, लैंड होल्डिंग्स क्या हो जाएंगी, बड़ी, और फिर हम मिलकर एक ही फील्ड पर क्या करेंगे, खेती। और लास्ट में जो प्रोडक्शन होगा, उपज होगी, उसको हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। लेकिन वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करने से पहले उनको क्या बनानी पड़ेगी, एक कोऑपरेटिव कमेटी। क्योंकि वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करने का डिसीजन तो उस कोऑपरेटिव कमेटी में लिया जाएगा ना। तो वो कोऑपरेटिव कमेटी ये होती है। और सिर्फ ध्यान रखना, वो फार्मिंग के लिए नहीं बनाई जाती है। दूसरी बात ले लेते हैं, कई बार छोटे लोगों को लोन लेने में समस्या आती है कि साहब हम बार बार बैंकों से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक तो वर्ल्ड के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, और जब वर्ल्ड में इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है तो उसकी इंटरेस्ट रेट तो बड़ी हाई फाई होती है, तो हमारा तो लोन लेना ही मुश्किल हो जाता है। हम क्या करें कि हमको लोन की रेट सस्ती पड़े। तो उसका एक इलाज है कि आप सब लोग मिलके पैसा लगाओ और अपना क्या बना लो, एक कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक बनाने से पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन कहां पर होगा, वही कोऑपरेटिव कमेटी में, सहकारी समिति में। यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सहकारी समितियों का गठन। ऐसे ही मजदूरों का मान लो कल्याण करना है, तो उसके लिए भी सहकारी समिति बनानी पड़ेगी। यानी ये सहकारी समिति भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, मजदूरों से। किसान भी क्या है, अपने आप में एक श्रमिक ही तो है, तो श्रमिकों से जुड़ी हुई चीज है। तो सहकारी समिति का गठन उनको करना है कि नहीं करना, यह उनका स्वैच्छिक निर्णय होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इसके अलावा कैसे वो उसको चलाएंगे अपनी समिति को बनाकर, क्या उनका प्रशासन होएगा, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या उनका मैनेजमेंट होएगा, ये सब चीजें वही लोग डिसाइड करेंगे। इसके अंदर किसी बाहर की सरकार का, किसी प्रशासन का कोई इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? तो ये सारी चीजें किसके अंदर डाली गई, आर्टिकल नंबर 43 है।
क्योंकि होता कई बार यह है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाते हैं किसान, बनाते हैं मजदूर, लेकिन धीरे धीरे देखने हमें आता है कि उस पर राज किसी और का हो जाता है, उस पर प्रभाव किसी और का हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये वाली बात किस में आ गई आपकी 43 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके आर्टिकल 44 पे। तो 43 आपका कंप्लीट। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 44 पे। अपनी कोशिश थी कि आज हम मूल कर्तव्य भी कर लेंगे, लेकिन जो मेरा समझाने का ढंग है उसके अंदर चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे रह जाती हैं। कल कर लेंगे, उसमें क्या है। पाँच 10 मिनट का कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाता है रोज समझाने में, क्योंकि वर्ड्स को थोड़ी ना कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये चीज बहुत डिस्प्यूटेड है। देखिए, इसकी कल्पना तो कर ली करने वालों ने, लेकिन इससे लोगों का भला कितना होगा, बुरा कितना होगा, ये मैं भी नहीं जानता, और इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। जैसे मैं और बातों के लिए तो बहुत कुछ कह रहा हूँ कि उससे ये भला हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, लेकिन इससे क्या लोगों का वाकई में फायदा होगा कि नुकसान होगा, अभी तक इसके बारे में मैं डाउटेड हूँ। पता नहीं फायदा होगा कि नुकसान होगा, मुझे भी इसके बारे में स्टडी करने की जरूरत है। हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ आपको कि इसका मतलब यही है कि चाहे कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो, सब लोगों को, सभी धर्मों के लोग एक ही तरीके के रूल फॉलो करें, जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी विवाह, हर एक चीज में, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लगता है। इंडिया के अंदर ये चीज मुझे इम्पॉसिबल लगती है, तो इसने यही कोशिश की है कि भारत के अंदर ये कोशिश की जाए कि पूरे देश के अंदर एक समान सिविल संहिता क्या हो जाए, लागू हो जाए। जैसे हिंदू के अंदर जैसे शादी विवाह होता है, वैसे ही मुस्लिम में हो। हिंदू के अंदर जैसे तलाक होता है, वैसे ही मुस्लिम में हो। मुस्लिम में ही क्यों, हर एक जाति में। मतलब इसने पूरे भारत को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश की है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे कश्मीर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत हमसे अलग है बिल्कुल, तो उस कश्मीर को भी एक ही धागे में जोड़ो, उस धारा को हटा दो आप 377 वाली को, और बिल्कुल उसको हमारे उसमें जोड़ लो एकदम एक ही धारा में, तो कश्मीर तो हमसे जुड़ा ही उस शर्त पे। तो ये सारी बातें हैं, और इसके लिए मान लो फिलहाल तो 90% इम्पॉसिबिलिटी लगती है इस चीज को होने में कि यूनियन सिविल कोड पूरे देश में लागू हो पाएगा। और अगर होगा भी तो पूरे देश के एक साथ राय लेनी होगी कि सब लोग इस चीज के लिए तैयार हैं क्या, एक ही तरीके का रूल मानने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये आ रही है, क्योंकि भारत किसका देश है? क्या बोला जाता है भारत के बारे में? इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। भारत विविधताओं का देश है, और ऐसी विविधताएं सिर्फ राज्यों में नहीं, गली गली में अलग अलग तरीके की भाषा, रंग रूप, पहनावा, ऐसे लोग जिस देश में बसे हो, वहां आप एक संहिता लागू करने की बात कर रहे हो। इसलिए मैं इसको इम्पॉसिबल बोल रहा हूं, बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं। नहीं, और चीजों के ऊपर मेरे व्यूज रहते हैं, बाकी भगवान की मर्जी। आगे देखते हैं अपन 45 नेक्स्ट आर्टिकल।
आर्टिकल नंबर 45 ये बच्चों के लिए है कि शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास। राज्य शिशुओं की देखभाल करेगा, शिशुओं एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा। देखिए कई लोग इन चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं। आगे का आर्टिकल मैं आपको कल बताऊंगा 46 से, आज 45 तक ही रहने दूंगा, फिगर आ गया 5 वाला, 46 से मैं कल बताऊंगा। लेकिन कई लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, जिसमें आपको आगे गाय भैंस का भी आएगा कि राज्य जो है गाय भैंस की नस्लें सुधारेगा, राज्य शिशुओं की देखभाल करेगा। कई लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि राज्य के पास क्या सब काम छोड़ के यही काम रह गए क्या वो शिशुओं की देखभाल करेगा, गाय भैंस की नस्ल सुधारेगा? तो इस तरीके के मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन देखिए ऐसी नौबत कब आई, हमको ये भी सोचना पड़ेगा। ऐसी नौबत कब आई जब राज्य के सिर पर ये सारी जिम्मेदारी आई। 2 कारण है इसके पीछे। एक तो कहीं ना कहीं वो राज्य अपने लोगों को इतना जागरूक नहीं बना पाया कि वो खुद ये सारे काम कर सके। हम भी मानते हैं कि ये सारे काम राज्य के नहीं हैं, ये सारे काम लोगों के हैं कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें पढ़ाएं, अपने पशुओं की देखभाल करें। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को अवेयर नहीं कर पाया, इसीलिए वो लापरवाह हो गए, वो अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए। और आज मजबूरन जब गाय कट रही है, जब और इशू हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं के साथ बुरी चीजें हो रही है, तब मजबूरन राज्य को ये सारे काम अपने कंधों पर लेने पड़ रहे हैं आपको। और पहला कारण तो ये हो गया, और दूसरा पहली अवेयरनेस, और दूसरा शायद पॉपुलेशन वगैरह कम करके या फिर उनको उन्नति के मौके देकर, रोजगार वगैरह देकर उनको भी सक्षम बनाया जा सकता था। इसके पीछे एक कंसेप्ट चलता है, जब ये सरकारें निःशुल्क चीजें देती है ना, तो लोग ये कहते हैं कि हमको फ्री का मत बांटो, हमें बस नौकरी दे दो, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी सरकार लोगों को क्या कहती है, हम फ्री का देंगे, क्योंकि फ्री का तो वो बैठा बैठा खा के बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। बेटर क्या रहे कि फ्री का मत दो भले, लेकिन उसे पढ़ने का मौका दो, उसे नौकरी का मौका दो, आगे की लाइफ वो खुद चला लेगा कमा के। लेकिन इस तरीके का काम नहीं हुआ तो फिर राज्य को ये सारे काम अपने सिर पर लेने पड़ते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सारे काम भी क्या अब राज्य करेगा क्या। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का अपन देखते हैं कल।